तो बॉलिंग सबसे इम्पोर्टेंट है इस मैच में भी और आने वाले सभी मैचों में। नेपाल को अपनी बॉलिंग पे काम करना ज़रूरी है और आप सिर्फ नाम पे ना जाएं, प्लेयर्स की स्किल और एबिलिटी पे उसको चूज़ करें। उसने 10 साल पहले या 5 साल पहले एक ऐसा ओवर कराया था जिसने वो मैच जिता दिया था, उसके बेस पे आज उसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। मेरा सीधा मानना ये है, अगर हमने किसी को टैग दे दिया है कि ये बंदा ये बॉलर है और ये स्पेशलिस्ट है किसी चीज़ का, मैं नाम नहीं लूँगा, अगर ये स्पेशलिस्ट है किसी भी चीज़ का, तो सिर्फ उसी के नाम को और उसी के ब्रांड को सिर्फ फॉलो करते जाना, आंख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो कर देना, वो भी गलत है। हमने देख लिया सारे स्पेशलिस्ट किसी काम के नहीं है। सारी बात आती है स्किल की, कौन उस दिन अपने स्किल को अच्छी तरह मैनेज करता है, अच्छी तरह एग्जीक्यूट करता है, वही सबसे बड़ा प्लेयर है, वही अच्छा प्लेयर है। तो सारी बात आती है स्किल की, और पिच की डिमांड क्या है, ग्राउंड की डिमांड क्या है और कंडीशंस की डिमांड क्या है, इस सभी को मद्देनजर रखते हुए, किसी एक नाम पे फोकस ना करते हुए, टीम को काफ़ी अच्छी तरीके से हमको सिलेक्ट करना है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है, काफ़ी ज़ोरों से शुरुआत हुई है। पहले मैच में ही यूएसए वर्सेस कनाडा, जो कि एक पड़ोसी देश होने के साथ साथ एक राइवल देश भी है। क्रिकेट की दुनिया में ये एक नई राइवलरी है और पहले ही मैच में यूएसए ने कनाडा को एक अच्छी खासी मात दी है। पहले बांग्लादेश के साथ सीरीज़ खेलने के बाद यूएसए ने जिस हिसाब से अपनी शुरुआत करी है, उससे साफ लग रहा है कि यूएसए काफ़ी हद तक एक अच्छा खासा अपसेट दे सकती है इस टूर्नामेंट के अंदर, और बड़ी बड़ी टीम्स को भी एक थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर लग रहा है यूएसए भी। अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल के लिए ये टूर्नामेंट जिस हिसाब से, जिस हाई नोट पे ये शुरू होना चाहिए था, उस हिसाब से नहीं हो पाया ड्यू टू सम लीगल इश्यूज़। खास करके मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ संदीप लामिछाने का केस। नेपाल ने एक अपने मेजर एस बॉलर को और एक टूर्नामेंट के एक उभरते हुए सितारे को मिस कर दिया है। नेपाल को इसकी कमी बहुत ही ज़्यादा खलने वाली है, क्योंकि हमें पता था कि अगर संदीप हमारे साथ नहीं होंगे इस टूर्नामेंट में तो हमारी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बहुत सारा ड्रामा हुआ इस बीच में संदीप को लेके, और आईसीसी ने भी काफ़ी रिक्वेस्ट करी यूएसए एम्बेसी को, तो अपना बाकायदा एक लेटर लिख के भी उन्होंने ये अपना कंसर्न जताया, बट फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस चीज़ का, और संदीप इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने पहले मैच और अपनी पहली टीम नीदरलैंड्स के बारे में। क्या क्या थ्रेट हमारे लिए हो सकते हैं नीदरलैंड्स के खिलाफ, और हमारी बेस्ट प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है नीदरलैंड्स के अगेंस्ट। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि नीदरलैंड्स अभी श्रीलंका को हरा के आया मोम मैच में, और हम कनाडा से हार के आए हैं। तो सबसे बड़ा सेटबैक तो हमारे लिए यही है कि एक जो विनिंग मोमेंटम है, जो स्टार्टिंग में हमको चाहिए था, वो हमसे पॉइंट लूज़ हो चुका है। और वहीं पर सामने नीदरलैंड्स अच्छी खासी श्रीलंका की टीम को एक टेस्ट नेशन हरा के मोम मैच के अंदर सनसनी ऑलरेडी मचा चुका है, और उसके सामने हम कनाडा से हार के आए हैं। तो इन दोनों में, और ऐसी वैसी हार नहीं, हमने काफ़ी मेजर, मतलब कि 120 पे ऑल आउट हो जाना कनाडा के सामने पची नहीं थी मेरे को बात, और डाइजेस्ट अभी भी नहीं हो पा रही है कि ऐसा कैसे हो गया अचानक से। हमारी जब कनाडा नेपाल के अंदर टूर करने आई थी तो हमारी ए टीम भी उसको इजीली हरा रही थी, और यहाँ पर हम अपनी सीनियर टीम उनसे 60 रन के गैप, मतलब T20 के अंदर 60 रन का गैप बहुत बड़ा गैप होता है, तो इतने रनों से हार जाना, ये मुझे डाइजेस्ट अभी तक भी नहीं है कि हमने ये मैच हारा कैसे है। सो रात कही बात कही, अब आगे बात कर लेते हैं। मेरा कहना ये है कि नीदरलैंड्स ना मैं उसको बहुत स्ट्रॉन्ग टीम में गिनता हूँ, हाँ इन किसी भी मेजर टीम को एक अपसेट दे सकती है, डेफिनेटली उतनी स्ट्रॉन्ग टीम है, बट नेपाल ने अभी तक ऐसा कोई अपसेट, मेजर अपसेट आज तक नहीं दिया है। तो यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है नीदरलैंड्स और नेपाल के बीच में। नेपाल कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा था एसोसिएट कंट्रीज़ के बीच में, और लगभग एक साल से थोड़ा सा टसल चल रहा है। T20 मैचेस में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस हम जिस हिसाब की हमें उम्मीद थी वैसी नहीं आ पाई हैं। उसके मेजर अलग अलग कारण हो सकते हैं। जनरली क्या है कि T20 मैचेस में हमने अपने होम ग्राउंड में ज़्यादा मैचेस खेले और वहाँ पर ठीक ठाक हमको रिजल्ट दिखा, बट आउटसाइड फॉरेन कंडीशंस में हमारा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा है। इसको हमको मानना ज़रूरी है और मानना पड़ेगा भी, ये फैक्ट है। बट नेपाल वार्म अप मैचेस में बहुत ही कम जीत पाती है। ये हमने पहले भी बहुत बार देखा है कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले वार्म मैचेस में जिस हिसाब की परफॉर्मेंस नेपाल करता है, उसके बिल्कुल अपोजिट ही उसकी जो जब मेन टूर्नामेंट स्टार्ट होता है तब उसकी परफॉर्मेंस निकल के आती है। तो बड़े मैचेस के लिए जाना जाता है नेपाल भी। सो इम्पोर्टेंट मैचेस में जीतना नेपाल की पुरानी आदत है। इंपॉर्टेंट और मेजर टूर्नामेंट्स के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं हम, और इसी ऑप्टिमिज्म को लेके, इस
इतने आशावादी होकर कि हम पहले मैच में खेलने उतरेंगे नीदरलैंड्स के खिलाफ। नीदरलैंड्स कोई उतनी ऐसी टीम नहीं है कि जिसको हम जानते ही ना हो, जिसके प्लेयर्स हमारे लिए एक नाइटमेयर साबित हों, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमने अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट किया, अपनी बॉलिंग को सटीक रखा, अपनी लाइन और लेंथ को पकड़ के बॉल फेंके, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमने नीदरलैंड्स को काफ़ी बार हराया है, अपने होम में भी और उसके घर पे भी जाके। नीदरलैंड्स उस लेवल की टीम मानता हूँ है, साउथ अफ्रीका को हरा चुकी है 2-2 बार वर्ल्ड कप के अंदर, श्रीलंका को हराया, बट फिर भी मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि हमारे पास एक अच्छा मौका है उल्टा नीदरलैंड्स को अपसेट करने का। तो दुनिया ये समझ रही है कि नीदरलैंड्स नेपाल को एक तरफा मैच के हिसाब से ही हराने वाली है, बट मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। नेपाल, बट हमको क्या है कि अपनी स्ट्रेंथ को और मजबूत रखना पड़ेगा और हमारी जो वीकनेस है उसको हमको उसकी भरपाई हमें कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। हमारी वीकनेस हमेशा से ही डेथ बॉलिंग रही है। डेथ बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग, कुछ भी बोल लीजिए, स्टार्टिंग के ओवर्स भी और लास्ट के ओवर्स हमारे लिए सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं और यहीं पर हमसे चूक होती है। कनाडा के खिलाफ भी हमने लास्ट 3 ओवर्स में 50+ रन दे दिए, उसी के बावजूद ही हमें इतना बड़ा टारगेट चेस करने को मिला। मैं क्या कह रहा हूँ कि हमको अपने प्लान्स और हमारी टीम, वो प्लेइंग 11, इसके अंदर काफ़ी सोच समझ के विचार करके ही एक टीम डिसाइड करनी चाहिए। और सामने वाली टीम के प्लेयर्स को भी आप ज़रूर देखिए कि सामने वाली टीम किस कॉम्बिनेशन में खेल रही है। क्या सामने वाली टीम के अंदर लेफ्टी बैट्समैन ज़्यादा क्या हैं टॉप ऑर्डर में या राइटी बैट्समैन है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्लेइंग 11 को आप चेंज कीजिए। स्पिनर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, फास्ट बॉलर से भी ज़्यादा, क्योंकि न्यूयॉर्क की अगर मैं पिच की बात करूँ, जो न्यूयॉर्क के अंदर जो ग्राउंड है, वहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलियन टाइप की पिच दिखेगी, क्योंकि वो सीधा एडलेड ओवल से आई है, तो वहाँ पर फास्ट बॉलर्स अपना कुछ कमाल कर सकते हैं। बट फिर भी जो और ग्राउंड्स हैं यूएसए के अंदर, वहाँ पर आपको थोड़ी स्लोनेस पिच के अंदर दिखने वाली है और ग्रिप मिलेगी आपको, स्पिनर्स को काफ़ी मदद मिलेगी। तो स्पिनर्स हैवी अटैक होना ज़रूरी है हमारी बॉलिंग लाइनअप के अंदर, और कुछ ऐसे एलिमेंट डालने की ज़रूरत है जो नीदरलैंड्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। हाँ, वो हो सकता था संदीप अगर हमारे साथ होते, बट अगर संदीप नहीं है तो और क्या एलिमेंट हम डाल सकते हैं अपनी बॉलिंग लाइनअप के अंदर। सबसे मेजर इंपॉर्टेंट ही बॉलिंग लाइनअप है। हमारी बॉलिंग ही हमारी कमज़ोरी बनी हुई है। बैटिंग फिर भी हम अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे रखते हैं, बट आजकल हमारी बॉलिंग काफ़ी वीक है, इसको हमें मानना पड़ेगा। फास्ट बॉलिंग पे ज़्यादा रिलाई ना करते हुए, हम फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा इंक्लूड ना करते हुए स्पिन हैवी अटैक रखेंगे अपना बॉलिंग का, और वेरिएशंस के साथ अगर हम बॉलिंग करेंगे, सामने वाली टीम की कॉम्बिनेशंस को देख के अगर हम अपनी प्लेयर्स को चूज़ करेंगे, तो डेफिनेटली ये मैच में हम अपनी पकड़ बना सकते हैं और उतना मुश्किल भी नहीं है। टॉस भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है इस टूर्नामेंट के अंदर। मैच के अंदर अगर आप पहले टॉस जीत के बैटिंग करते हैं और अच्छा खासा स्कोर लगा देते हैं स्कोरबोर्ड के अंदर, तो सामने वाली टीम स्कोरबोर्ड प्रेशर महसूस करने वाली है यहाँ पे। क्योंकि देखिए, आज का जो पहला मैच हुआ था यूएसए वर्सेस कनाडा, यूएसए के लिए उतना स्कोरबोर्ड प्रेशर ज़्यादा वर्क करा नहीं, क्योंकि उनका होम ग्राउंड है। होम ग्राउंड अगर टीयू के अंदर ये सारे मैचेस हो रहे होते तो नेपाल भी इजीली 200+ का टारगेट आराम से देखती, हम इजीली अचीव कर पाते उसको, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। इसलिए होम ग्राउंड का एडवांटेज होना बहुत ज़रूरी होता है किसी की भी टीम के लिए, अगर उसको चेज़ करना होता है। बट यहाँ पर होम क्राउड का जो सपोर्ट है वो नीदरलैंड से ज़्यादा नेपाल को मिलने वाला है, डेफिनेटली, इस बात में कोई शक नहीं है। नेपाल के फैंस पूरे ग्राउंड को भर देंगे अपनी अटेंडेंस से, और जिस आपका जो क्राउड हमें टीयू के अंदर महसूस होता था, उसी टाइप का क्राउड हमें अमेरिका में भी देखने को मिलेगा। तो ये बात तो पक्की है, 12th मैन का जो सपोर्ट है वो हमारे साथ रहने वाला है। बट फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि हम अपना स्कोर बोर्ड प्रेशर उसको मेंटेन रखने के लिए, अगर हम टॉस जीतते हैं, 50-50 चांसेस होते हैं टॉस के, तो अगर हम टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर अगर बोर्ड पे लगाने के बाद सामने वाली टीम को जब हम बॉल करने आएंगे, फिर सामने वाली टीम को वो प्रेशर फील कराने का काम हमारा 12th मैन करने वाला है। अगर थोड़ी सी भी टाइट लाइन पे बॉल अगर हमने डाल दी, तो आप देखेंगे कि ये मैच पूरी तरह से हमारे पकड़ में आ जाएगा। तो बॉलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है इस मैच में भी, और आने वाले सभी मैचों में नेपाल को अपनी बॉलिंग पे काम करना ज़रूरी है। और आप सिर्फ नाम पे ना जाएं, प्लेयर्स की स्किल और एबिलिटी पे उसको चूज़ करें। उसने 10 साल पहले या 5 साल पहले एक ऐसा ओवर कराया था जिसने वो मैच जिता दिया था, उसके बेस पे आज उसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। मेरा सीधा मानना ये है, अगर हमने किसी को टैग दे दिया है कि ये बंदा ये बॉलर है और ये स्पेशलिस्ट है किसी चीज़ का, मैं नाम नहीं लूँगा, अगर ये स्पेशलिस्ट है किसी भी चीज़ का, तो सिर्फ उसी के नाम को और उसी के ब्रांड को सिर्फ फॉलो करते जाना, आंख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो कर देना, वो भी गलत है। हमने देख लिया सारे स्पेशलिस्ट किसी काम के नहीं है। सारी बात आती है स्किल की, कौन उस दिन अपने स्किल को अच्छी तरह मैनेज करता है, अच्छी तरह एग्जीक्यूट करता है, वही सबसे बड़ा प्लेयर है, वही अच्छा प्लेयर है। तो सारी बात आती है स्किल की, और पिच की डिमांड क्या है, ग्राउंड की डिमांड क्या है, और
कंडीशंस की डिमांड क्या है, इस सभी को मद्देनजर रखते हुए किसी एक नाम पे फोकस ना करते हुए टीम को काफ़ी अच्छी तरीके से हमको सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों बहुत बात हो गई है, अब मैं आ जाता हूँ अपनी टीम सिलेक्शन के ऊपर। हमारी जो प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है इस पर बात कर लेते हैं। एक ओवरव्यू और भी दे दूँ कि देखिए फर्स्ट मैच है वर्ल्ड कप का, काफ़ी टाइम बाद खेल रहे हैं, तो हम अपने बेसिक्स पे ही पहले रिलाई करेंगे, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करते हुए। पहले जो बैटिंग ऑर्डर है, बैटिंग ऑर्डर के अंदर हम अपने बेसिक्स को ही मजबूत करेंगे, जो हमारे ऑलरेडी एक प्रूवन जो हमारे कॉम्बिनेशन है, जो प्रूव कर चुके हैं कई बार हमें अच्छे खासे मैचेस हमको जिताए हैं या अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो उन्हीं पर रिलाई करते हुए हम अपना बैटिंग ऑर्डर भी वैसा ही रखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं, पहले नंबर पे आते हैं कुशल बुरतेल। कुशल बुरतेल आपको पता ही है, वो डेफिनेटली स्टार्ट करने वाले हैं और ओपनिंग में उनका साथ देंगे आसिफ शेख एज़ यूजुअल। इन दोनों की जोड़ी को अभी हमें इस मौके पे आके तोड़ना बेकार है, और काफ़ी समय से एक साथ खेल रहे हैं, एक दूसरे की कैपेबिलिटीज़ और अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, और रनिंग बिटवीन द विकेट्स और उनका क्या बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन और आई टू आई कॉन्टैक्ट्स, ये सारी चीज़ को अगर देखा जाए तो कुशल बुरतेल और आसिफ शेख हमारे लिए ओपन करते हुए दिखेंगे। तो तीसरे नंबर पर अनिल शाह को देखना चाहते हैं हम। अनिल शाह क्यों? एक टीम के अंदर बैलेंस लाने के लिए एक एक्स्ट्रा बैट्समैन हमको चाहिए क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतने ऑलराउंडर्स हैं। तो अनिल शाह का इंक्लूजन इसलिए भी किया जाता है कि परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर रहे, कुछ रन उसके बन रहे हैं। आपके देखा जाए तो रेगुलरली 25 to 30 एक स्कोर लेके चल रहे हैं अभी कुछ टाइम से, तो उनका रहना भी टॉप ऑर्डर के अंदर अच्छा है। अगर वो चल गए तो काफ़ी घातक हो सकते हैं वो सामने वाली टीम के लिए। और पावर प्ले के अंदर हमको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो अगर हमारे कोई अर्ली विकेट निकल जाए तो हमें स्कोर बोर्ड का और पावर प्ले का प्रेशर ना आ जाए और हमें पावर प्ले के अंदर रन्स की कमी ना पड़े। तो ऐसे प्लेयर्स, ऐसे बैट्समैन की ज़रूरत रहेगी टीम को, जो कि पावर प्ले के अंदर एक स्ट्राइक रेट मेंटेन करके खेल पाए। तो चौथे नंबर पे आ जाते हैं हमारे रोहित पौडेल। रोहित पौडेल एज़ यूजुअल जो कैप्टन है टीम के, टीम बैलेंसिंग, थोड़े रन्स को मैनेज करना, रनिंग बिटवीन द विकेट, सिंगल डबल के अंदर ज़्यादा डील करते हैं, और शॉट्स भी काफ़ी अच्छे लगा रहे हैं आजकल। अपना स्ट्राइक रेट भी काफ़ी सुधारा है इन्होंने, 150 के अब इन्होंने स्ट्राइक रेट से रेगुलरली अभी रन बना रहे हैं कुछ टाइम से। तो रोहित पौडेल एक टीम का खंभा है, एक पिलर है, ये पूरी टीम इनके आसपास ही डिज़ाइन की गई है और इन्हीं के आसपास ही टिकेगी। फिफ्थ नंबर पे आ जाते हैं हमारे कुशल मल्ल। कुशल मल्ल आप सभी जानते ही हैं, जिस हिसाब से विस्फोटक पारियां खेलते हैं, वो विस्फोटक बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं, बड़े बड़े छक्के लगाते हैं, तो उनका रहना भी ज़रूरी है। कुशल मल्ल भी डेफिनेटली डिज़र्व करते हैं अपना स्पॉट। फिर आ जाते हैं संदीप ज़ोरा। संदीप ज़ोरा का टीम के अंदर सिलेक्शन काफ़ी, मैं कहूँगा एक ऐसे प्लेयर है, अंडररेटेड भी हैं। अगर उनकी बात की जाए तो मेजर मैचेस में भी अच्छे रन बनाए उन्होंने, अभी कुछ समय से अच्छी बैटिंग भी कर रहे हैं, और 23 रन अगर आपको चाहिए तो हम संदीप ज़ोरा की तरफ भी देख सकते हैं। बट उनको संभल के खेलने की ज़रूरत है और अपना रोल को अच्छी तरह निभाएं और अपनी रोल को पहचानें कि किस समय पे अगर उनको और टॉप ऑफ द ऑर्डर आना पड़े या लोअर ऑर्डर में आना पड़े, तो उस हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर भी सकते हैं। तो उतने डाइवर्सिफाइड प्लेयर भी हैं। फिर आ जाते हैं हमारे दीपेंद्र सिंह आयरी। दीपेंद्र सिंह आयरी के बिना टीम इमेजिन भी नहीं कर सकते आप। 3D प्लेयर है, सभी को पता है, 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड, क्या बोलो इनके बारे में। इनके बारे में ज़्यादा बोलना भी हमारे लिए गुनाह होगा। अगर हम इनके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म या ऐसा कोई टीका टिप्पणी करें तो वो हमारे लिए ही मतलब कि अच्छी बात नहीं है। काफ़ी सीनियर प्लेयर, काफ़ी जिम्मेदार प्लेयर, इस बार उन्हें अपने सीनियर प्लेयर होने का एक एग्जाम्पल भी सेट करना है। तो बड़े टूर्नामेंट्स बड़े प्लेयर्स के लिए ही होते हैं, तो दीपेंद्र सिंह आयरी के लिए ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल रहे, हम तो यही कामना करेंगे। अगले आ जाते हैं हमारे गुलशन झा। गुलशन झा भी एक टीम के अंदर ऐसा रोल पे आ चुके हैं कि जब जिस चीज़ से ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर कंट्रीब्यूट करने का कोशिश कर रहे हैं। बट थोड़ा उनकी बैटिंग के ऊपर मेरे को सवाल हमेशा से रहता है। हाँ, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन के लिए लेफ्ट हैंड बैट्समैन आपके लोअर ऑर्डर में हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है, बट फिर भी उनकी बैटिंग थोड़ी कंसर्निंग लगती है मेरे को कभी कभार। बॉलिंग ठीक है, अभी थोड़ा बहुत सुधार कर रहे हैं। एशियन कंडीशंस में बॉलिंग उतनी अच्छी खास हो नहीं पाती, क्योंकि क्या है कि एशियन कंडीशन में फास्ट बॉलर को उतनी मदद मिलती नहीं है। बट यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ में आके या USA में आके इनको शायद कुछ पिच से मदद मिल सकती है। ये हमारे सोच है कि ऐसे इनकी बॉलिंग में भी थोड़ा बहुत पैनापन पहले के मुकाबले काफ़ी आया है हमारे नए कोच के आने के बाद भी। तो वो चीज़ हमें देखनी होगी कि कैसे एग्जीक्यूट करते हैं कोच के प्लान्स और टीम के कैप्टन के साथ कोऑर्डिनेशन कैसा रहता है। तो यही सब के लिए गुलशन झा भी एक अच्छे चॉइस हैं। और एक आपको तीसरा फास्ट बॉलिंग ऑप्शन भी दे देते हैं। इनको खिलाने के बाद हमारे पास कंपल्शन नहीं रहता कि हम चौथे फास्ट बॉलर के पास जाएँ। फिर आ जाते हैं हमारे सोमपाल कामी। सोमपाल कामी ये एक लौते ऐसे प्लेयर जो 2 बार जिनको सौभाग्य मिल रहा है नेपाल को रिप्रेजेंट करने के लिए, 2014 फिर 2024 में आके इन्होंने एक हिस्ट्री भी क्रिएट करेंगे कि पहली बार कोई दूसरा प्लेयर है जो नेपाल को रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ल्ड कप के अंदर। तो उसके साथ साथ एक एक्सपीरियंस, इतने साल का 10 साल का एक्सपीरियंस के बाद अगर आपके पास कोई प्लेयर रहता है आपके साथ टीम के साथ है तो आप लकी हैं। आप लकी हैं इस मामले में कि आपको पता है कि
उस लेवल का जो जिसने प्रेशर को सोक किया हुआ है, वैसा प्लेयर आपके पास ऑलरेडी है टीम के अंदर। तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा उन चीज़ों को समझाने में। जो हमारे ये यंगस्टर्स हैं और जो हमारे न्यू कमर्स हैं, उनको एक ओवरव्यू और एक आइडिया वो प्रोवाइड करेंगे अपनी तरफ से। एक्सपीरियंस है, हमारे स्ट्राइक बॉलर है, और अगर पिच से कुछ मदद मिल गई तो हमारे अर्ली विकेट्स निकालने में सबसे ज़्यादा हाथ सोमपाल कामी का ही होता है। तो सोमपाल कामी बैट से काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। हमने देखा एशिया कप में इंडिया के खिलाफ जैसे उन्होंने बैटिंग करी थी, तो उस पारी के बाद काफ़ी चर्चा हुई सोमपाल कामी की भी। सोमपाल कामी का ये टीम के अंदर रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और इनकी जगह भी सुनिश्चित है। देखिए, यहाँ तक तो आप सभी लोग सहमत होंगे मेरी इस टीम कॉम्बिनेशन से, बट हो सकता है इसके बाद जो आपको मैं नाम दूँ, शायद आपको वो टीम थोड़ी ऑफ बैलेंसिंग जैसी लगेगी। बट यकीन मानिए, अगर आप इस कॉम्बिनेशन को इसके साथ उतारते हैं तो कुछ ना कुछ आपको अलग देखने को मिलेगा। और फिर भी ये एक प्रेडिक्शन ही है, हम इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि कोशिश यही रही है कि कुछ एक नया एलिमेंट दिया जाए सामने वाली टीम को। सरप्राइजिंग एलिमेंट भी होना ज़रूरी है। नीदरलैंड्स को इसलिए सरप्राइज़ करने के लिए मैंने यहाँ पर कमल सिंह अयरी को चुना है करंट केसी से ऊपर, क्योंकि नीदरलैंड्स भी अपने होम कंडीशंस के बाहर खेल रही है, हम भी अपने होम कंडीशन से बाहर खेल रहे हैं। कमल सिंह अयरी एक ऐसा तुरुप का इक्का बन सकते हैं फास्ट बॉलिंग के अंदर, जो सरप्राइज़ कर सकता है नीदरलैंड्स को, क्योंकि काफ़ी समय से उनके साथ खेले नहीं हैं, उनके बारे में जानते नहीं हैं। तो ये एक फैक्टर हो सकता है हमारे लिए। अगर हमें संदीप नहीं है तो हम कमल सिंह अयरी को उस चीज़ के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो कमल सिंह अयरी एक अच्छे खासे पेस अच्छा खासा आज का जनरेट करें, स्विंग अच्छा खासा जनरेट करें, तो शायद पावर प्ले के अंदर हमको एक आध विकेट जो काफ़ी ज़रूरी होगी हमारे टॉप ऑर्डर, जो नीदरलैंड्स के टॉप ऑर्डर बैट्समैन को आउट करने के लिए, शायद वो हमें प्रोवाइड करा सकें। और हमने लाइन लेंथ पे थोड़ा अगर कंट्रोल कर लिया कमल सिंह अयरी ने शुरुआत से, तो रन निकालना भी मुश्किल है उनकी बॉलिंग से। तो कमल सिंह अयरी के सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकते हैं मेरे हिसाब से। अब जो हमारे आखिरी बॉलर मैं रखना चाहता हूँ सागर ढकाल। ललित के ऊपर मैं सागर ढकाल को जगह देना चाह रहा हूँ। इसके पीछे भी एक अच्छा सा रीज़न है, क्योंकि सागर ढकाल फ्रॉम नोवेयर, कहीं ना उनका नाम नहीं था, अचानक से एक टीम के साथ नाम जुड़ता है सागर ढकाल का, और अगले ही दिन वो परफॉर्म भी करके दिखाते हैं नेपाल के अंदर, और अच्छी खासी परफॉर्मेंस देते हैं। उनकी बॉलिंग की तारीफ आंड्रे फ्लेचर ने भी करी, और वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन ने भी उनकी काफ़ी अच्छी तारीफ करी। उनकी बॉलिंग को खेलने में काफ़ी दिक्कत भी हुई उनको। और T20 के अंदर सागर ढकाल, डोमेस्टिक के अंदर मैं बता रहा हूँ, डोमेस्टिक के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा नाम है T20 या डोमेस्टिक सर्किट के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा नाम है लेफ्ट आर्म बॉलर के अंदर, तो वो एक सागर ढकाल है। बट उनको कुछ टाइम से जब उनको मौका मिला था तो उन्होंने उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं करा। बेसिकली अगर वो बोला जाए तो वो नेपाल के संजू सैमसन है, जिनको डोमेस्टिक में वो एक अलग टाइप के प्लेयर होते हैं, बट इंटरनेशनल सर्किट में आते ही वो थोड़े फीके पड़ जाते हैं। बट उसको साइड में लगाते हुए सागर ढकाल ने कुछ बीते दिनों से कर रहे हैं जो इनको एक अलग टाइप का बॉलर बनाता है। और T20 के अंदर उन्होंने काफ़ी अपनी आप को सुधारा है, काफ़ी चालाक और क्लेवर तरीके से वो अप्रोच कर रहे हैं। वो सामने फुटवर्क देख के अपनी लाइन और लेंथ को चेंज कर रहे हैं। तो वो जो चालाकीपन है और जो वो क्लेवरनेस है वो उनकी बॉलिंग में दिखता है, और इकोनॉमिकल भी साबित हो रहे हैं, प्लस विकेट भी निकाल के दे रहे हैं। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से मेरे को लग रहा है कि ललित से ज़्यादा चालाक अगर कोई बॉलर है T20 के अंदर तो सागर ढकाल है। तो सागर ढकाल को ललित से ऊपर मैं रखना चाहूँगा। ललित वनडे के अंदर काफ़ी अच्छे साबित हुए हैं। वनडे इंटरनेशनल्स में ललित ने अच्छे मैचेस हमको बचा के दिए, और रन्स भी काफ़ी कम दिए हैं। बट T20 एक अलग सीन है, T20 एक अलग गेम है। T20 के अंदर आपको बहुत फास्ट अपने डिसीजन लेने पड़ते हैं, क्विक डिसीजंस के ऊपर गेम होता है। तो सागर ढकाल एक बेटर ऑप्शन है ललित के मुकाबले। तो मैं सागर ढकाल को इस टीम के साथ देखना चाहता हूँ प्लेइंग 11 के अंदर। तो दोस्तों, आपको ये प्लेइंग 11 कैसी लगी, अपनी राय अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और नीदरलैंड्स के मैच के बाद हम दोबारा एक वीडियो लेके आएंगे जो कि पोस्ट मैच रिव्यू होगा हमारी परफॉर्मेंस का, और हमारी गलतियों का, और हमारे अचीवमेंट्स का। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।